नमस्कार दोस्तों, हमारे खास मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा के बहुत चर्चित विधायक राम दांगोरे जी। स्वागत है राम जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत चर्चित का इस्तेमाल इसलिए किया मैंने खास तौर पर कि आप किसी न किसी कारण से चर्चा में रहते हैं जी। क्या वजह है? कुछ नहीं, जनता का काम करते हैं इसलिए चर्चा में तो आदमी आ ही जाता है जो ज़्यादा काम करता है। किसी को पसंद आते हैं तो चर्चा में होते, किसी को नहीं पसंद आते तो चर्चा में होते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ 2-3 चीज़ें आपको स्पष्ट करना चाहूँगा क्योंकि मैं राम जी के साथ मेरा भी काफ़ी लंबा कार्यकाल बीता है, मैंने कवरेज किया है। खासतौर पर जब कोरोना का समय था, बाहरी लोग जब खंडवा आए थे और उन्हें जाने आने की व्यवस्था नहीं मिल रही थी, तब राम दांगोरे जी ने रात रात भर जाग करके ऐसे लोगों की मदद की जो कि बाहरी लोग थे। कोरोना का ऐसा काल था जब उन्हें मदद की सख्त ज़रूरत थी और ऐसे समय राम जी खड़े हुए और उन्होंने लोगों की मदद की। इसके अलावा एक दूसरा भी वाक़या मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बारिश बहुत हो रही थी और बारिश के कारण जो है एक पेड़ जो है, मामूली सी घटना है जिसे कहें कि एक पेड़ सड़क पर गिर गया, लेकिन उस पेड़ के कारण यातायात अवरुद्ध हो रहा था और उस यातायात को हटवाने के मतलब अवरुद्ध हो रहा था तो उसको सुचारू करवाने के लिए खुद विधायक पहुँचे। ये छोटी सी घटना है जहाँ मतलब देखा जाए तो विधायक की ऐसी जगह ज़रूरत नहीं होती, लेकिन राम दांगोरे कितने संवेदनशील है ये इन 2 घटनाओं से पता चलता है। लेकिन राम जी आपके कुछ बयान जो है वो चर्चा में रहते हैं। मैं चर्चा वाली बात इसलिए कर रहा हूँ बार बार, अभी हाल ही में अपने एक घोषणा की थी कि हमने हमारी विधानसभा में 6,500 करोड़ के काम स्वीकृत करवाए हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगा इसके पहले जी कि जब मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा था उस समय मेरे जो उम्र थी वो 29 साल थी और जब मैंने कहा कि मुझे भी विधायक बनना है तो लोगों ने मुझे खूब ट्रोल किया, मेरे ऊपर खूब हंसे और आज भी मेरे पास में 3,500 फेसबुक की पोस्ट रखी है जो मेरे खिलाफ लोगों ने डाली थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं विधायक बना। तो ऐसे ही कई सारे मामले हैं जो विजनरी माइंडेड लीडर्स होते हैं उनको आसानी से कोई समझ भी नहीं पाता। पंधाना विधानसभा में तकनीकी की शुरुआत करने वाला पहला विधायक मैं हूँ। मैंने 12.5 करोड़ रुपए की लागत से ITI कॉलेज का निर्माण कार्य चालू करा दिया है और एक सरकारी बिल्डिंग में ITI कॉलेज चल रहा है जब तक कि नई बिल्डिंग बन नहीं जाती। तो मैंने ITI कॉलेज का कंसेप्ट रखा तो मेरे ऊपर खूब हंसे कि यहाँ कोई ITI कॉलेज चलेगा क्या, कैसी बात कर रहा है ये, लेकिन ITI कॉलेज आया। मैंने गुड़ी क्षेत्र में अपने दौरे के लिए जब मैं गया था, एक परिवार में जाना हुआ तो बच्ची पानी लेकर के आई। मैंने उससे कहा बहन कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बोले भैया हमने कॉलेज छोड़ दिया है। तो मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा आपने, ये अच्छी बात नहीं है। बोले भैया 35 किलोमीटर कौन जाएगा पढ़ने के लिए और कौन आएगा, पैसे भी तो होना चाहिए। मैंने कहा मेन कारण बताओ कॉलेज छोड़ने का क्या? उसने कहा कि पैसे नहीं है इसलिए हम खंडवा पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। मैंने उसी समय निश्चय किया और उससे कहा, मैंने कहा अब तुमको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज तुम्हारे गांव में आएगा। और अगले ही दिन मैं गुड़ी में सरकारी कॉलेज के लिए जगह देखने के लिए गया, वहाँ पर भी लोग मेरे ऊपर खूब हंसे। उन्होंने कहा कि आज जो है कॉलेज का निरीक्षण कर रहा है, 50-100 लोगों को इकट्ठा कर लिया है और कल पेपर में फ़ोटो छप जाएगी और वाहवाही कर लेगा ये और काम कुछ नहीं करेगा। लेकिन ठीक 1 साल बाद वहाँ 450 सीटों के साथ में कॉलेज भी स्वीकृत कराया, प्रिंसिपल की भी नियुक्ति हो गई, एडमिशन भी उसमें हो गए, बच्चे पढ़ भी रहे और हमारा कॉलेज जिले का ऐसा कॉलेज है जिसमें 100% गवर्नमेंट टीचर्स हैं। बाकी जिले के किसी कॉलेज में नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। उसमें भी हंसे लेकिन हमने करा। खंडवा लिफ्ट इरिगेशन को लेकर के लोगों ने खूब घेरा मुझे, खूब हंसे, खूब उल्टा सीधा पोस्ट डाला। लंबे समय से उसके लिए आंदोलन भी चल रहे थे, लेकिन मुझे ये बताने में बहुत खुशी हुई कम से कम मैंने उसको स्वीकृत तो करवा दिया। टेंडर तो लग ही जाएंगे उसके, लेकिन मैंने स्वीकृत करा दिया, इसकी मुझे बहुत आत्मिक शांति है। जिन्ना लिफ्ट इरिगेशन की बात रखी, मतलब खंडवा लिफ्ट इरिगेशन और जिन्ना लिफ्ट इरिगेशन के लिए मैं 13 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। मैंने 3 बार विधानसभा क्वेश्चन लगाए और 1 बार विधानसभा में बहस करी। जिन्ना लिफ्ट इरिगेशन भी स्वीकृत हो गई, 1500 करोड़ के उसके टेंडर लग गए और उसका काम भी चालू हो गया। उसके लिए भी मेरे ऊपर खूब हंसे, लेकिन पास हुई ना। यह हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है और ये विजनरी कंसेप्ट लेकर के हमने
काम किया। सिंगोट एक टप्पा था पहले, वहाँ के बच्चे मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र जैसी छोटी सी चीज को लेकर के खंडवा आते थे, पूरा दिन खराब करते थे। कोई गुड़ी से आ रहा, कोई सिंगोट से आ रहा, कोई आगे के गांव से आ रहा है, दिन दिन भर टूट रहा, और यहाँ अधिकारी बोलते थे ठीक है कल आना। मतलब एक गरीब परिवार का बच्चा अपने माँ बाप को लेकर के यहाँ आय प्रमाण पत्र के लिए एक सिलटप्पा लगाने के लिए आ रहा है, जो 10 मिनट का काम होता है, दिन भर खर्च होता है उसका, और दिन भर की मेहनत मजदूरी भी गई, बच्चे की स्कूल भी गई, और बाद में शाम को उसको ये बोल दिया जाता है कि ठीक है कल आना। तो एक तकलीफदेह काम है। हमने सिंगोट को टप्पे से उप तहसील बना दिया। क्या बात है। हंसने वाले हंसते रहे, लेकिन वो काम करा जो सिंगोट को आज से 40 साल पहले उप तहसील बन जाना चाहिए था, वो मैंने करा। फिर गुड़ी क्षेत्र में पिपलोद थाना है। कई बार टीआई ने मुझे कहा कि हमारे पास में पुलिस बल कम है, सिंगोट में झगड़ा होता है तो इधर भेजे कि दूसरी जगह झगड़ा हुआ वहाँ भेजे, गिनती का स्टाफ है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, सिंगोट वालों के लिए अलग से पुलिस चौकी खुलवा देंगे। हमने पुलिस चौकी पास करवा दी वहाँ पे, अभी 4 दिन में उसका उद्घाटन है। 304 करोड़ रुपए की राजगढ़ भाम परियोजना, 1800 हेक्टेयर जमीन उसमें सिंचित हो गई। उसका पैसा लैप्स होने वाला था। मैं कैसे उसके पैसे को रोक करके आया हूँ मैं जानता हूँ। लोगों के सामने जब मैं 304 करोड़ बोलता था तो हंसते थे कि बच्चा है क्या कर लेगा, किसी बातें करता है। आज 80% काम उस परियोजना का हो चुका है। 6 माखन लिफ्ट इरिगेशन जो माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के प्रयासों से स्वीकृत हुई, कुछ गांव उसमें छूट गए थे, बहुत क्रिटिकल था। छूटे हुए पूरे गांव मैंने उसमें जुड़वा दिए। दीवाल में मैंने 11 करोड़ रुपए का डैम पास कराया जी। सारोला में मैंने 4 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से डैम पास कराया। अपना बोरगांव में 4 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से बागेश्वरी बैराज पास कराया है। लछोरा में मैंने 4 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से बैराज पास कराया है। यहाँ तक कि जो 32 साल से एक परियोजना पेंडिंग थी, छिलटिया बलखड़ माइनर, जिसमें सुक्ता से पानी आता है किसान के लिए, वो भी मैंने पास करवा करके काम कंप्लीट करा दिया। सुक्ता डैम जिसका न सिर्फ पंधाना किसानों को फायदा मिलता है बल्कि खंडवा की पूरी जनता को भी पीने का पानी हमारे यहाँ से आता है। सुक्ता डैम का कोई रखरखाव नहीं कर रहा था। सुक्ता डैम के रखरखाव के लिए 17 करोड़ रुपए की राशि पहली बार स्वीकृत हुई। तो ये सिंचाई परियोजना है इतनी, लगभग मैंने 80% कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिंचित करने का काम किया। उसके बाद में भी हंसते, क्या करते, ठीक है हंसा करें जी। हाँ जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हंसने की बात तो सोशल मीडिया पर होती है, लेकिन कांग्रेस के भी साथी कहते हैं कि इतनी राशि, बोले ये तो पूरा इतने जिले का बजट ही नहीं है और ये ऊंची देते हैं। तो बताइए, इतना तो बता चुके आगे और कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको उस राशि में फिट बैठते हैं। 6200 करोड़ रुपए में नजर मिला करके बोल रहा हूँ जी। अगर कांग्रेसियों में ताकत हो तो मेरे को क्रॉस करके दिखाया। अगर उन्होंने 6253 में से 1 रुपया भी कम बता दिया तो जो कहेंगे मैं उनकी बात मानूंगा, और अगर मुझे झूठा साबित नहीं कर पाए तो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दुपट्टा पहनने के लिए तैयार रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और थी, विधायक महोदय जी का हाल ही में एक बयान था जिसको लेकर के लोगों ने खूब सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू किया था। वो था कि बीकनगांव और जो है पंधाना, इनको मिला करके एक ज़िला बनाया जाएगा और अगली बार जो है झंडा वंदन वहीं करवाया जाएगा। ये दूर की सोच हो सकती है, लेकिन इस सोच को लेके इनका क्या कॉन्सेप्ट है लोगों को समझ में नहीं आ रहा। विधायक जी आप ही स्पष्ट करें। देखिए, जिले का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। मैं विजनरी माइंडेड व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, एमटेक हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। अगर पढ़ा लिखा विधायक चुना है तो उसके काम भी वैसे होना चाहिए कि हिस्टोरिकल वर्किंग होना चाहिए, उसकी लोगों को याद रहना चाहिए कि कोई आया था उसने कुछ करा है। अब जिले के पीछे का कंसेप्ट यह है कि टोटल 56 विभाग है। मान लो किसी एक विभाग को आप ले लो कि जिला व्यापार और उद्योग विभाग, 100 करोड़ रुपए का फंड आता है सब्सिडी वाले लोन देने के लिए। ऑनेस्टली आप बताइएगा, 25 करोड़ हरसूद जाने चाहिए, 25 करोड़ खंडवा जाने चाहिए, 25 करोड़ मानदाता जाना चाहिए, 25 करोड़ पंधाना आना चाहिए, बराबर बटेगी राशि युवाओं में, तो ऐसे ही होगा। लेकिन
हमारी विधानसभा के युवाओं को वो पूरा 25 करोड़ का भी फंड नसीब नहीं होता है। 8-10 करोड़ रुपए का लोन दे दिया जाता है और उनको बोलते हैं दूसरी जगह के युवाओं ने फॉर्म भर दिए। तो इतनी गरीबी तो हमारी हालत है नहीं। आज हम लड़ने की स्थिति में, आज हम संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कम से कम 25% राशि तो हमारे युवाओं को दी जाए। तो उन्होंने कहा फॉर्म ही नहीं भरा। तो मैंने कहा ठीक है, अब आपके फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, अब हमको 25% नहीं पूरा 100% चाहिए। ये जो कार्यालय ये हम हमारी विधानसभा में खोलेंगे। उन्होंने कहा समझ नहीं आया। मैंने कहा जल्दी पता चल जाएगा। अब ऐसे ही हर विभाग में होता है। तो चूंकि पंधाना जिले की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबसे ज़्यादा वोटर्स है और सबसे ज़्यादा जिले में युवा भी हमारी विधानसभा में, युवा वोटर भी ना हमको इंडस्ट्रियल एरिया, ना रोजगार की स्थिति, ना हमको जिला व्यापार उद्योग केंद्र से हमारे युवाओं को लोन मिलता है। तो फिर इन लोगों का मतलब क्या है? जी जी भाई, समानता का मतलब ये होता है कि सबको बराबर बटे। अगर हमारे यहाँ का युवा अगर ठगा जा रहा है तो फिर हम थोड़ी सहन करेंगे। मैंने कंसेप्ट दिया भिकनगांव और पंधाना को एक करके नया जिला बनाने का। उसमें भिकनगांव तहसील, झिरना तहसील, सिंगोट तहसील, पंधाना तहसील, छिगांव-माखन तहसील और एक प्रस्तावित तहसील छिजगोवन हमने दी है, अभी हुई नहीं है वो। तो 5 तहसीलों को मिला करके हम एक जिला बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या गलत कॉन्सेप्ट रख दिया हमने? कई जगह तो 3-3, 4-4 तहसीलों के जिले बन गए। पंधाना से भी छोटे जिले बन गए। बुरहानपुर में कितनी तहसीलें आप देख लीजिए। अभी कौन सा एक निवाड़ी बना, फिर अभी वो छिंदवाड़ा में एक नया जिले की घोषणा करके आए मुख्यमंत्री जी। तो हम भी अपनी मांग रख रहे हैं। बिल्कुल मांग रखना जायज़ है और विद कॉन्सेप्ट हम लोग चीज़ें क्लियर करके हम लोग रख रहे हैं कि हमें भी राइट है। अगर हमें योजनाओं का पूरा फायदा नहीं मिल रहा, देश की आज़ादी के बाद में भी अगर 4 विधानसभाओं में हम सबसे ज़्यादा पीछे हैं, तो हमारे लिए अलग से योजना बनाई जाए। और अगर जिला बनता है और छोटा जिला रहेगा तो गुड गवर्नेंस का रूल्स भी वहाँ पे फॉलो हो जाएगा। जल्दी सहायता पहुँचेगी, एम्बुलेंस आएगी, सरकारी काम जल्दी होंगे, हमें योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को जल्दी मिल जाएगा। फिर जिलेवार जो टारगेट आता है वो हमारे छोटे से एरिया में जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो लोगों को गुड गवर्नेंस का फायदा ज़्यादा मिलेगा। छोटा क्षेत्र रहेगा, अधिकारी ज़्यादा रहेंगे, तो हर गांव पर, हर मोहल्ले पे, हर कस्बे पे उनका ध्यान रहेगा और हमको विकास उस माध्यम से हमारे क्षेत्र में होगा। बिल्कुल। यहाँ मैं समझता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है विधायक जी का वो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर विधायक जी अपनी क्षेत्र की जनता को, जो कि उनको तकलीफ़ें होती है, उसको दूर करने और क्षेत्र की जनता को लाभ दिलाने के लिए जिला बनवाने की बात कह रहे हैं। और जिस तरह से इनकी दूर की सोच है तो वह दिन दूर नहीं कि शायद पंधाना भी हमें एक ज़िले के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ पूछना चाहूँगा सड़कों को लेकर, क्योंकि सड़क का एक ऐसा मुद्दा है जो पंधाना विधानसभा में जो है लोगों की अभी भी कहीं ना कहीं एक टीस है कि हमारे यहाँ सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। मैं जब विधायक बना, कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे कि विधायक जी आपको ये सड़क बहुत अच्छी मिली थी, मुझे क्या सौंपा गया एक बार उसका अध्ययन कर लिया जाए और मैंने क्या लौटाया उसका भी अध्ययन किया जाए। जी, मुझे काम करने के लिए बहुत कम समय मिला। मेरा पूरा 1.25 साल कांग्रेस ले गई उस समय। 1.25 साल में धरने, आंदोलन, अपनी मांगे मानना, कोई काम नहीं हुआ। 2 साल मेरे पूरे कोरोना ले गया। आखिरी के 4 महीने चुनावी साल हो गया। मुझे काम करने के लिए मुश्किल से 1.25 साल, 1.5 साल मिला। और वो 1.5 साल में भी आज 70 सड़कें 1153 करोड़ रुपए की मेरी विधानसभा में बन रही है। 70 सड़कों में से 3 सड़कें हमारे यहाँ पर बिगड़ी हैं जी, और तीनों ठेकेदारों को हमने लाइनअप कर दिया। तीनों के हमने लाइसेंस रद्द करने में भी कोई देरी नहीं करी है। जो काम खराब करेगा उसको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। पंधाना के अंदर का रोड, एक पंधाना से खंडवा का रोड और एक पंधाना के उस पार का रोड, हमारे मात्र 3 सड़कें बिगड़ी है 70 में से। और आप दूसरी जगह का रेशो निकालोगे ना तो 50% सड़कें आपको खराब मिलेगी। लेकिन दिक्कत ये कि सबको हमारी क्षेत्र दिखता है, क्योंकि नया विधायक है, इसको टॉर्चर करना आसान है, इसको ट्रोल करना आसान है, इस पर आरोप लगाना आसान है। आप जरा दूसरी जगह भी तो झांक करके देखिए। अगर कंपैरिजन करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत मुश्किल काम होता है ठेकेदारों तक काम लेना। और कई सड़कें तो ऐसी मेरी निगरानी में बनी है कि खंडवा ही नहीं, मध्य प्रदेश के जोन से जांचकर्ताओं को बुलाना हो, आप लेकर के कहीं से भी कोर कटिंग करके सड़क की टेस्टिंग कर लीजिए, आपको 101% टॉप की सड़कें मिलेंगी। चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। चुनाव को लेकर के बहुत सभी राजनीतिक दल जो है विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हो चुके हैं।
आपके क्षेत्र में भी काफ़ी सारे, मैं समझता हूँ 1 दर्जन नेता सक्रिय हो चुके हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इन सब घटनाक्रम में जो है आप अपने आप को कहाँ फिट मानते हैं? देखिए, मैंने ऐतिहासिक कार्य किया है। देश की आज़ादी के बाद में इतना फंड कोई भी लीडर नहीं लाया जितना मेरे कार्यकाल में आया है। और मैं नज़र मिला करके बोलता हूँ, सामने वाला मेरा विरोधी मेरे बारे में क्या मानसिकता रखता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसमें ताकत हो तो वो एक बार किसी भी लीडर से कंपेयर करके बता दे कि भैया इससे ज़्यादा काम नहीं करा है, तो मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे जो विरोधी है, मेरे जो अपने हैं, मैंने सबकी मदद करने का काम किया है। यहाँ तक कि विरोधियों को भी काम पे लगा दिया है, बिना सैलरी के वो मेरा काम करते हैं, दिन भर मेरे बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपने परिवार के बारे में इतना नहीं सोचते जितना वो मेरे बारे में सोच करके नए नए कंसेप्ट निकाल करके मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का काम करते। फ्री में ऐसा वर्कर कहाँ मिलेगा। और रही बात दर्जन भर दावेदारों की, दर्जन भर नहीं, करीब 2 दर्जन लोग हैं। मेरा ये मानना है कि जितना अनुभवी लीडर होगा उतना क्षेत्र का विकास होगा। नए विधायक को विधायक क्या होता है समझने में 4 साल लगते हैं, बिल्कुल। कार्यकर्ताओं को पहचानने में उसको 3 साल लगते हैं। विधानसभा में बोलना, विधानसभा में प्रश्न लगाना, जनता के लिए बड़े काम लेकर के आना, कोई विधायक गांव की स्वीकृति करवाना, कामों की स्वीकृति कराना, पास करवाना, आप उनसे ऐसे कामों को करवाते हैं जो काम सरपंच भी कर देता है। अरे बड़े कॉलेज बुलाओ, बड़ी सड़कें पास कराओ, इंडस्ट्रियल एरिया पास कराओ, टप्पे से तहसील बनवाओ, जिला बनवाओ, नगर परिषद बनवाओ, कोई विजनरी काम विधायक से कराए जाते हैं। अब हम वहीं उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि खैर कार्यकर्ता हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे काम के लिए भी फ़ोन लगाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर हमको अनुभवी एमएलए नहीं मिलेगा वहाँ पे जिसमें बात करने की शैली हो, जिसमें मैनेजमेंट का गुर हो, जिसको काम पास कराते आते हो, जो विधानसभा में बहस करने लायक हो, जो शराब नहीं पीता हो, मांस मटन नहीं खाता हो, अवैध वसूली नहीं करता हो, और सबसे बड़ी बात वो पढ़ा लिखा भी हो, पढ़ा लिखा हो, किसी गरीब का घर नहीं तुड़वाया हो, किसी के पेट पे लात नहीं मारी हो। एक बार अगर एक कंपैरिजन कर लेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अनुभवी एमएलए और अच्छा काम करेगा तो एक अवसर और मिलना चाहिए, ताकि पंधाना की जनता को पता लगे कि अनुभवी एमएलए से हमको कितना फायदा होना चाहिए था और हम पहले कितना नुकसान करा चुके हैं। बिल्कुल। यहाँ मैं आपको बात को मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है छात्र राजनीति का भी आपको अच्छा खासा अनुभव रहा है, और वही अनुभव जो है आपको जब विधायक बने तो वो काम आया है, और अब जब एक आपके पास अनुभव का लंबा कार्यकाल हो चुका है, जब आप अनुभव की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जब अच्छा किसी विधायक होगा, पढ़ा लिखा विधायक होगा, अनुभवी विधायक होगा, तो क्षेत्र की जनता को उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी कुछ ही लोग, नए लोग जो हैं आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, अब लोग फिर से वही बात करने लगे हैं, आपके अनुभव की बात को छोड़ करके कहते हैं कि नहीं भाई ये तो ये आ गए हैं, अब इनके कारण जो है इनका टिकट खतरे में हो सकता है। देखिए, पार्टी किसी को भी लाए, हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, उससे मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करें, और ये राजनीतिक क्षेत्र है जी। राजनीतिक क्षेत्र में उलटफेर होना स्वाभाविक सी घटना है। हर चीज़ शेयर मार्केट जैसे अप डाउन होती रहती, चाहे वो संबंध हो, चाहे राजनीतिक निर्णय हो। कब कौन सा निर्णय ले लिया जाएगा राजनीति के क्षेत्र में, ये कोई नहीं जानता। तो इसको एकदम सरलता के साथ में स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। ठीक है, कोई आ गया तो ठीक है, अगर वो कांग्रेस से भी कोई आया है तो आज हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करेगा, और फिर अगर हमारी पार्टी की विचारधारा को स्वीकारोक्ति नहीं देता है, वो हमारे अनुकूल काम नहीं कर सकता, तो पार्टी में टिक भी नहीं सकता, वो वापस भाग जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ मैं आपने सुना, हमने राम जी से बात की, आज से 5 साल पहले भी हमने यहीं इसी जगह पर राम जी का इंटरव्यू लिया था। तब के राम और अब के राम, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। हमने जब इनसे कई चीज़ें पूछी थी, जो छोटे छोटे मुद्दों पर बात की थी, तब राम जी का विज़न कुछ और था। आज राम जी का विज़न जो है विकास को लेकर के, अपने क्षेत्र की जनता के लिए
कुछ करना चाहते हैं। इनका कहना है समय कम मिला, अगर समय और मिलता है तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे। और कौन से ऐसे विजन है जो आपके लिए ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में करना चाहिए, जिसके लिए आपको मौका मिले? देखिए, एक नहरों के अलावा जैसे ही सरकार आई थी तो हमने सरकार को एक सुझाव दिया था कि हमारे पास में नर्मदा मैया है जी। और हमारे पास में सूखाग्रस्त क्षेत्र भी, जैसे छेगांव माखन को सूखाग्रस्त करके रखा है। गर्मी के मौसम में वाटर लेवल का भी ज़्यादा डाउन चले जाता है, 1200 स्क्वायर फीट के नीचे लोगों को पानी नहीं मिलता। मैंने सुझाव दिया था कि बैक वाटर को फिल्टर करके, जो हमने 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की पानी की टंकियाँ बना करके रखी है, हम बैक वाटर से उसकी कनेक्टिविटी करा देते हैं। तो गांव में पानी हो कि नहीं हो, घरों में पानी नर्मदा मैया का आ जाएगा। और उसका नतीजा ये निकला कि सरकार ने उस पर अमल करा और 2600 करोड़ रुपए की एक परियोजना को स्वीकृति दे दी, जिसका फायदा पंधाना को तो मिलेगा, खंडवा को भी मिल रहा है और नेपा नगर को भी मिल रहा है। और अब हमारे यहाँ गांव में पानी हो कि नहीं हो, घर में पानी होगा। बहन जब नल की टोटी खोल करके चालू करेगी उसको, तो नर्मदा मैया का पानी उसको मिल जाएगा। ये एक विजनरी काम था जिसको सरकार ने सहमति दे दी है और टेंडर भी लग चुके हैं और टेंडर उसके खुल भी गए हैं। आगे मैं इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत समय से लगा हुआ था। हमारे पास में नेशनल हाईवे है, लेकिन अब विज़न की कमी बताए या दूरदर्शिता की कमी बताए, हमारे पास जब नेशनल हाईवे है तो हम उसका यूज़ कैसे करें, क्योंकि हमारे लिए तो जीवन रेखा वही है आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए। तो मैंने सोचा नेशनल हाईवे पे इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास में होना चाहिए। तो हमने 121 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करवाया देसगांव के पास में, और हम जिले में सबसे कम रेट पे ज़मीन दे रहे हैं, 15 से 20 रुपये स्क्वायर फीट में, ताकि कंपनियों को आकर्षित किया जाए। हम उनको सड़क, पानी, बिजली के साथ में ज़मीन देंगे और नेशनल हाईवे देंगे, ताकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी फले फूले। चूँकि मेरा एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हूँ। तो इंडस्ट्रियल एरिया की भी हमको जल्दी सौगात मिलने वाली है। केवल आधिकारिक उसकी घोषणा बची है, बाकी सारी कागजी कार्रवाई हमने कर ली है। ये घोषणा होने से हमारे क्षेत्र के 15,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। पंधाना को लेकर के एक आम चर्चा है और इसकी तुलना लोग राजस्थान की सरकार से करते हैं। जैसे राजस्थान के लोग हर 5 साल में विधायक बदल देते हैं, ठीक इसी तरह पंधाना के लोग भी जो है हर 5 साल में विधायक बदल देते हैं। पंधाना का ऐसा इतिहास बताया जाता है कि शायद ही कोई विधायक जो है 5 साल बाद रिपीट हुआ हो। लेकिन हमारे साथ राम डांगोरी जी, हम इन्हीं से जानेंगे कि पंधाना की नब्ज़ अच्छे से जानने लगे हैं। इस जनचर्चा को लेकर आपका क्या कहना है? मैंने लंबा समय इसी में बिताया है कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ 5 साल बाद एमएलए को चेंज कर दिया जाता है। उसमें नतीजा ये निकला कि जो एमएलए होता है, जैसे फर्स्ट एमएलए, सेकंड एमएलए, थर्ड एमएलए आया, पहले एमएलए के लिए जब लोगों से मैं मिला, मैंने कहा उनको क्यों हटाया, क्या कारण था, तो पता चला कि 6 लाख रुपए इकट्ठे करे हैं उनको बदलने के लिए, उनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए, बैठ के करने के लिए। सेकंड एमएलए के लिए भी जब मैंने लोगों से पूछा तो पता चला कि 18 लाख रुपए की राशि सिर्फ एमएलए को बदलने के लिए खर्च की गई। मेरे टाइम पे मैंने कहा मेरे टाइम पर ऐसा तो कुछ नहीं है। इकट्ठे किए लोगों ने? तो ये जानकारी मिली कि 50 लाख रुपए की राशि एक एमएलए को बदलने के लिए इकट्ठी की गई है और थोड़ा थोड़ा करके उसको सभाएं लेने के लिए, बैठ के लेने के लिए, बाहर गाड़ियों का रेला निकाल करके जाने के लिए इतनी राशि इकट्ठी करी है। तो जनता को, पंधाना की जनता को ये समझना चाहिए कि 15 साल से विधायकों का विरोध कंटिन्यू कॉमन लोग ही क्यों कर रहे हैं। जिसने पहले विधायक का विरोध करा, उसी ने दूसरे विधायक का विरोध करा, उसी ने तीसरे विधायक का विरोध करा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? नंबर 1, विधायकों को निपटाने के लिए पैसा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है भाई? नंबर 2, फिर जो बैक सपोर्ट आप देखोगे तो कुछ ठेकेदार मिलेंगे आपको जो 15 से 20 सालों से कंटिन्यू पंधाना क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ठेकेदारों की उसमें क्या भूमिका है? तो अगर ये 2-4 बिंदुओं के ऊपर अगर अध्ययन कर लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अगर एक्सपीरियंस्ड एमएलए हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों में वो सुधार कर देगा। जैसे अनार सिंह जी हैं, अनार सिंह जी अगर रिपीट होता है, मैं बिना किसी दुर्भावना के और
साफ मन से मैं तो बात करने वाला व्यक्ति हूँ। 2 बार का मंत्री खोया उन्होंने जी। अगर एमएलए रिपीट नहीं होता तो ये बात भी मानना पड़ेगी कि रिपीट होता है तो सीधे मंत्री बनता है। अनार सिंह जी आज 2 बार के मिनिस्टर होते हैं। गिनती के 25-30 लोगों के चक्कर में वो थोड़ा बहुत पैसे से क्या होता, अच्छा भोजन या शराब मिलती उससे, लेकिन पंधाना को कितना नुकसान में डाल दिया। अगर एक मिनिस्टर होता तो पंधाना को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता वो। आप आज विजय शाह जी का क्षेत्र देखिए कितना वेल डेवलप्ड है। उनके क्षेत्र में उनके लोग कैसे उनको बराबर स्थायित्व दिए हुए हैं। हम 5 करोड़ की बिल्डिंग के लिए रोते हैं, वो चुटकियों 50-50 करोड़ की बिल्डिंग ले आते हैं। बिल्कुल। हम एक सड़क के लिए 3-3 साल तक परेशान होते हैं, वो 3 महीने में सड़क पास करवा करके ले आते हैं। तो अनुभवी नेता अगर रहेगा तो क्षेत्र को फायदा मिलेगा। गिनती के 20-25 लोगों के चक्कर में ना रहे। एक बार इनसे भी पूछे कि भैया तुम पिछले 15 सालों से पंधाना की जनता को धोखा क्यों दे रहे हो, पूरा ठिकरा तुम्हारे कारनामों का विधायकों पे फोड़ते हो और विचारों को निपटा देते हो तुम पैसे इकट्ठे करके। तो कम से कम इस बार अनुभव को प्राथमिकता दी जाए ताकि वो एक आदिवासी क्षेत्र, कम से कम आदिवासियों को फायदा मिलेगा, वो डेवलप्ड होंगे तो तुमको दुआएं देंगे। आज जो लोग 15 साल से लगे हुए ना वो खुद डेवलप हो पाए, ना उनको शांति से चैन की नींद आ रही है, वो भी कलप कलप करके रह रहे हैं। तो इसलिए एक बार साफ मन से किसी नेता को रिपीट कराए, उसको स्थायित्व दे ताकि क्षेत्र का विकास कर सकें। बिल्कुल नहीं। कुल मिला के विधायक जी का कहना है कि जो एनर्जी लोग जो हैं विधायक को निपटाने में खर्च करते हैं उसी का सदुपयोग करें और पॉजिटिव एनर्जी का यूज़ करें तो निश्चित तौर पर एक विधायक ही नहीं बल्कि क्षेत्र को एक मंत्री भी मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद।